वेलकम बैक टू माय चैनल। अब इस जो वीडियो में हम कैप्चर करने स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लास 8 की एनसीईआरटी में जो हमारा चैप्टर 2 है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज का पार्ट थर्ड। पहले दो पार्ट हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले वो जाकर देखें, उसके बाद इस वीडियो कंटिन्यू करें, क्योंकि ऐसे ऐसे आपका फ्लो मेंटेन रहेगा। आपको समझ आएंगे कि क्या चीजें कवर हो चुकी है और कब क्या होने वाली है। सो जो लोग वीडियो देख चुके हैं, इसमें मैं आप पहली दो वीडियो देख चुके हैं, वो जानते होंगे कि हम कैसे पुरानी वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने बंगाल में धीरे धीरे अपनी फैक्ट्री सेटअप करी और यहाँ पे अपने जो कंसेशंस मिले हुए थे, औरंगजेब ने जो उनको कंसेशन दिए थे उसका उससे एक्स्ट्रा अपने आप को जो उसने कंसेशन दिए थे उसका इलीगल यूज कह सकते हैं वो कर रहे थे। जो क्योंकि औरंगजेब ने जो कंसेशन दिए थे वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी को दिए थे, उन लोगों ने क्या किया, अपना प्राइवेट ट्रेड भी स्टार्ट किया। इससे बंगाल को लॉस होने लगा। बंगाल को जब रेवेन्यू लॉस होने लगा तो वहां के नवाब ने रिएक्ट किया, और जैसे नवाब ने रिएक्ट किया तो कंपनी का जो कंपनी का जो नवाब से वहां के उनकी जो आपस में जो रिलेशन थे वो खराब होने लगे। और धीरे धीरे कैसे रिलेशन जो थे, जो उनकी मतलब डिस्कशन स्टार्ट हुए, फिर एक दूसरे पे उन्होंने क्लेम्स किए कि आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ऐसे कैसे धीरे धीरे ये इंटेंसिफाई होता गया और कैसे इससे बैटल ऑफ प्लासी तक हम पहुंच गए, वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। तो अभी होता क्या है, अर्ली 18th सेंचुरी में जो कॉन्फ्लिक्ट थी कंपनी और नवाब के बीच में, वो क्या होने लगी, इंटेंसिफाइड होने लगी और बढ़ गई। तो इस मैप में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बंगाल वाला रीजन है, यहाँ के नवाब ने जो रूल किया है 1751 तक, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है। और इसमें रीजन्स आते थे ये तीनों, बिहार, बंगाल प्रॉपर और उड़ीसा। ये वाला रीजन जो था यहाँ पे नवाब्स का रूल था। ठीक है, अभी क्या होता है यहाँ पे कि अगर हम बात करें कि कैसे बंगाल एस्टेब्लिश हुआ, या फिर ये कह दो कि बंगाल कैसे पावरफुल हुआ। बंगाल में जो रूल था नवाब्स का, वो नवाब्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे। नवाब्स कोई ऐसे रूलर नहीं थे कि वो उनको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आता था, वो बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग रूलर थे, एबल रूलर थे। तो जब तक औरंगजेब, हमें बताया, हमने आपको पहली वीडियो में पहले क्लियर कर चुके हैं कि जब तक औरंगजेब था, औरंगजेब जो था एक पावरफुल रूलर था, वो लास्ट पावरफुल रूलर था मुगल्स का। उसके बाद जितने भी मुगल्स रूलर आए वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। उनके अंडर जो उनके अंडर जो कंट्रोल था रूलर एम्परर का, वो क्या हुआ, वीक होता चला गया। धीरे धीरे मुगल्स की जो टेरिटरी थी वो अलग होने लगी। जो भी जहाँ पे जो भी रूलर थोड़ा पावरफुल था मुगल्स के अंडर, जो मतलब जो उस टाइम पे उनके अंडर काम किया करते थे, अगर वो थोड़े भी स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने क्या किया, अपनी रीजनल ऑटोनॉमी डिक्लेयर कर दी और मुगल से अपना अलग रूल करने लगे। ये सब कब हुआ, जब औरंगजेब की डेथ हो गई, क्योंकि औरंगजेब के बाद वो जो रूलर है वो पावरफुल नहीं थे, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाए अपने टेरिटरी को। धीरे धीरे टेरिटरी के अलग अलग पार्ट हो गए, अलग अलग रूल चलने लगा। गोज विद सेम गोज फॉर बंगाल। बंगाल में भी क्या हुआ कि बंगाल में नवाब्स का रूल था। जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो वहां के जो नवाब थे वो भी अपनी पावर और ऑटोनॉमी असर्ट कर देते हैं, जैसे कि बाकी रीजनल पावर उस टाइम पे कर रहे थे। अगर हम जो बंगाल के नवाब थे उनका एक चार्ट देखें कैसे कौन कौन था, कैसे उनमें एक हिरार्की थी, वो हिरार्की इन द सेंस कि कौन किसके बाद आया, उसमें नॉट एज एन रैंक की बात कहती। सबसे पहले जो आए वो थे मुर्शिद कुली खान, उसके बाद अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के टाइम पर हम देखेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी होती है। तो ये नवाब स्ट्रॉन्ग, जो कुछ फेमस बहुत ज्यादा नवाब थे वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। सो अभी क्या होता है, ईच ऑफ देम वाज स्ट्रॉन्ग रूलर। इनमें से ऐसा कोई नहीं था कि बेकार रूलर थे, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग थे। तो अब जब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग थे तो इन्होंने कंपनी को, क्योंकि कंपनी एक्स्ट्रा कंसेशन मांग रही थी कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, इससे रेवेन्यू पर फर्क पड़ रहा था बंगाल के, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मना कर दिया कंपनी को कंसेशन देने से, कि हम और ज्यादा कंसेशन आपको नहीं दे सकते। प्लस इन्होंने कहा कि जो आपको दिए भी हुए हैं वो भी हम थोड़े ले लेते हैं। मतलब इन्होंने क्या कहा कि आप जो है थोड़ा ट्रिब्यूट, क्या होता है ट्रिब्यूट, होता है आपको या तो पैसा या फिर कह सकते हो आप किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आप गोल्ड ले रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम कंपनी का जो यहाँ पे जो ट्रेड कर रही है ना, उसके बदले में जो आप ट्रिब्यूट दे रहे हो बहुत कम है, थोड़ा बढ़ाओ उसको। मतलब इन्होंने ज्यादा पैसा मांगना शुरू किया कंपनी से। प्लस उसको कहा कि आप अपने कॉइन मिंट नहीं कर सकते, और प्लस अपना जो फोर्टिफिकेशन कर रहे हो, जो दीवारें बड़ी बड़ी खड़ी करके आप एक अपना ही एक एम्पायर बना रहे हो, आप ये भी बंद करो। ये सब कुछ किसने कहा, नवाब्स ने कहा, जो उस टाइम पे थे, कि ये सब कंसेशन भी आपको मना करते हैं, हम फालतू के कंसेशन आपको नहीं देंगे, क्योंकि उनको लग रहा था कि कंपनी अपना ही रूल बढ़ाती जा रही है। तो अभी क्या होता है, अब उस टाइम पर क्या क्लेम्स नवाब ने किया और क्या ब्रिटिशर्स ने किया। ऐसा नहीं था कि नवाब कुछ कहेगा तो ब्रिटिशर्स को नहीं कुछ लग रहा हो कि हाँ हाँ ठीक है आप जो कह रहे हो ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब नवाब के क्लेम क्या थे, नवाब ने कहा
कि कंपनी जो है उसकी वजह से बंगाल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा रेवेन्यू लॉस हो रहा है, आपके ट्रेड की वजह से हमें बहुत ज्यादा रेवेन्यू लॉस हो रहा है, क्योंकि आप फ्री ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे आपका प्राइवेट ट्रेड चल रहा है, ये सब कुछ आप नवाब की अथॉरिटी को अंडरमाइन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप यहाँ फोर्टिफिकेशन करके अपना एक अंदर एक किला टाइप का बना देते हो, उसके अंदर आपका ही चल रहा है रूल। तो अब अगर आप एक सॉवरेन है, एक राजा है, अगर कोई एक नवाब है, उसके अंडर कोई वो वहां का हेड है, उसके अंडर आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, तो आप क्या कर रहे हो? अंडरमाइन कर रहे हो अथॉरिटी ऑफ नवाब। दूसरा, आप क्या कर रहे हो? टैक्स नहीं दे रहे हो, आप डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिख रहे हो जी, और आप क्या कर रहे हो? ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स, आप नवाब को और उसके ऑफिशियल्स को ह्यूमिलेट कर रहे हो। ये सब किसने कहा? नवाब ने कहा। इसके जवाब में कंपनी क्या कहती है? कंपनी कहती है कि भाई आपकी जो डिमांड है, मतलब कि आप हमें ज्यादा ट्रिब्यूट दो, ये दो, वो दो, ये, और जो लोग आपकी जो डिमांड्स हैं वो क्या है? हमारे ट्रेड को खराब कर रही हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमारा ट्रेड तो तभी फ्लरिश करेगा जब आप अपनी ड्यूटीज को हटा देंगे, तभी हम अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। और प्लस इन्होंने ये भी कहा कि हमारे ट्रेड को बढ़ाने के लिए हमें तो अपने जो सेटलमेंट्स हैं उनको बढ़ाना ही पड़ेगा, हमें गांव खरीदने पड़ेंगे, अपने फोर्ट बनाने पड़ेंगे, तो ये तो हमारे लिए जरूरी है। हम कोई ऐसा वो काम नहीं कर रहे कि आपकी अथॉरिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं या आपकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब तो हमारा पार्ट है, एज अ पार्ट ऑफ ट्रेड हमें ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। तो ये क्लेम किसके थे? कंपनी के। पहले नवाब ने क्लेम किए कि आप ऐसा ऐसा कर रहे हो, तो नवाब कंपनी ने भी जवाब में कहा कि नहीं, हमारा एज अ पार्ट ऑफ ट्रेड है, हमारे ट्रेड का नुकसान हो रहा है, आप फालतू की ड्यूटीज लगा रहे हो, ये वो। तो दोनों ने अपने अपने क्लेम्स किए, लेकिन एंड रिजल्ट क्या हुआ कि कुछ फायदा नहीं हुआ, ऐसा कुछ फायदा नहीं हुआ। दोनों ने अपने अपने, ना उसने उसकी बात मानी ना उसने उसकी बात सुनी, तो कुछ नहीं हुआ। अब ऐसे धीरे धीरे एक दूसरे के ऊपर आर्ग्यूमेंट चलते रहे, ये सब कुछ। तो इस दौरान ही क्या होता है, 1756 आते आते अलीवर्दी खान की डेथ हो जाती है, और उसके बाद जो नवाब बनता है वो होता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला नवाब बनता है, लेकिन कंपनी की चिंताएं बढ़ जाती हैं। कंपनी की भी नजर थी भाई, अब ये नवाब बना है तो ये कैसा रूलर होगा, उन्हें भी कोई ऐसा ही रूलर चाहिए था ना जो फालतू का, मतलब उनके अगेंस्ट कुछ काम ना करे। तो जब सिराजुद्दौला रूलर बनता है तो क्या होता है, कंपनी वॉज वरिड। ये देखिए, तो क्यों वरिड होती है भाई, उसको ऐसी क्या दिक्कत हो गई सिराजुद्दौला के बनने पर? क्योंकि सिराजुद्दौला वाज अ एबल रूलर, वो कोई ऐसा पपेट रूलर नहीं था कि जो कंपनी कहेगी वो काम कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं था। उन्हें तो कोई, क्योंकि उन्हें कोई ऐसा पपेट रूलर चाहिए था जो उनको फालतू में ट्रेड कंसेशन देता रहे, दूसरे प्रिविलेज देता रहे, वो आसानी से ट्रेड करते रहे और उनके ट्रेड में कोई भी दिक्कत ना आए, तो उनको एक ऐसा रूलर चाहिए था। लेकिन सिराजुद्दौला वाज नॉट दैट काइंड ऑफ रूलर। सो अभी क्या होता है, ब्रिटिशर्स एक चाल चलते हैं, उनको जब दिखता है कि भाई ये एक ठीक ठाक नवाब बन गया है, अब ये तो दिक्कत वाली बात है, तो वो भी क्या करते हैं, शकंजी की चाल चलते हैं। और वो करते हैं क्या कि वो सोचते हैं कि क्यों ना हम ये करें कि सिराजुद्दौला के राइवल को हम नवाब बना दें, सिराजुद्दौला को जो दुश्मन है उसको लाए, उसको रूलर बना दें, और जब वो नवाब हमारे उससे बनेगा तो हमारे कहने में काम भी करेगा। तो अब इसमें नवाब का रिएक्शन क्या होता है? नवाब कहता है, नवाब को भी थोड़ी भनक तो पड़ेगी, अब ऐसे ऐसे काम करेंगे वो तो कहीं ना कहीं से। तो सिराजुद्दौला कहता है कंपनी को कि स्टॉप मैंडलिंग दी इन द पॉलिटिकल अफेयर ऑफ हिज डोमिनियन। उन्होंने कहा कि आप फालतू की पॉलिटिक्स जो है हमारी, इसमें मत पड़ो कि इसको हटाओ, जो आपकी चल रही है कि इसको कैसे हटा के हम इसको बनाए, सो आप प्लीज इसमें इंटरफेयर ना करें, ये हमारा इंटरनल मैटर है, और आप अपना फोर्टिफिकेशन बंद करें और चुपचाप से रेवेन्यू पे करें। नवाब का रिएक्शन इस पे ही आता है। सो फिर से कंपनी भी नहीं सुनती है नवाब की बात, और नवाब तो क्यों ही सुनेगा भाई कंपनी की बात, क्योंकि वो तो कुछ गलत नहीं कर रहा, उसके तो रेवेन्यू लॉस हो रहा है और कंपनी की फालतू में अपनी चला रहे हैं। तो अभी होता क्या है, जब ये सब कुछ चलता रहता है, नवाब क्या करता है, एक नवाब अब 30,000 अपने सोल्जर लेके मार्च करता है किस तरफ, इंग्लिश फैक्ट्री जो कासिम बाजार थी में थी, वहां पे जाके अटैक कर देता है। जब ये नवाब, ये इनकी एक्टिविटीज चलती रहती हैं और वो स्टॉप नहीं करते ब्रिटिशर्स अपनी एक्टिविटी को, तो नवाब का एक्शन ये होता है कि वो भी 30, क्योंकि सिराजुद्दौला बहुत ज्यादा यंग था नवाब, और एक होता है ना कि आपको एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं होता, तो उसने भी सीधा क्या किया, जब कंपनी ने उसकी बात नहीं सुनी, उससे पहले जितने भी नवाब से वो थोड़े एक्सपीरियंस थे, दे नो कि कैसे रिएक्ट करना है, तो उसने बहुत ज्यादा, और जो सिराजुद्दौला था वो उतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो उसने तुरंत एकदम एक्शन लिया और उसने अटैक कर दिया इंग्लिश पे। उसने क्या किया, इंग्लिश ऑफिशियल्स को कैप्चर किया, उनके वेयर हाउसेस को लॉक कर दिया, इंग्लिश मैन को डिसआर्म कर दिया और इंग्लिश शिप को ब्लॉक कर दिया। उसके बाद ये सब करने के बाद वो कलकत्ता की तरफ गया कि यहाँ पर जो कंपनी का फोर्ट है वो उस पर भी अपना कंट्रोल कर लेगा। जब ब्रिटिशर्स को खबर लगी, ब्रिटिशर्स लाइक रियली अब हम क्या, अब तो कुछ कर, मतलब वो भी ऑब्वियसली एक्शन पे रिएक्शन तो करेंगे ही जब उन पर अटैक हो गया है। तो अभी क्या होता है, ब्रिटिशर्स का रिएक्शन क्या रहता है, जैसे ही उन्हें पता लगता है भाई कलकत्ता पे भी ये
पहुंच गया है, तो कंपनी ऑफिशियल्स क्या करते हैं मद्रास में, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो थे ही मद्रास में, तो वहां से फोर्स भेजी जाती है अंडर रॉबर्ट क्लाइव. रॉबर्ट क्लाइव वाज अ वेरी एबल कमांडर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. सो he was very clever or very able ruler who played a very important role in Battle of Plassey. Battle of Plassey में रॉबर्ट क्लाइव का जो रोल था बहुत इंपॉर्टेंट था. उसके अंडर मद्रास से फोर्स भेजी जाती है रॉबर्ट क्लाइव के अंडर कलकत्ता कि यहाँ पे जाके, क्योंकि उसको ये करना है. अब रॉबर्ट क्लाइव ने ऐसा था आते ही लड़ना शुरू कर दिया. उसने नवाब से बात करी कि भाई वैसे ऐसे है, आप मत करो ये करो, लेकिन मतलब नेगोशिएशन कराने की कोशिश करी. ऑब्वियसली हर लड़ाई से पहले थोड़े बहुत नेगोशिएशन होते हैं, और जब वो फेल हो जाते हैं तो फिर लड़ाई होती है. तो जब नेगोशिएशन किए उसने, उस नेगोशिएशन का रिजल्ट ये हुआ कि उसमें कोई कुछ नहीं हुआ, तो मतलब फेल हो गए नेगोशिएशन. और 1757 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने एक कंपनी की आर्मी को सिराजुद्दौला के अगेंस्ट लड़ने के लिए लड़ने के लिए भेज दिया. फिर उसके कंपनी की जो आर्मी थी वो रॉबर्ट क्लाइव के अंडर अटैक करती है, किसके खिलाफ, सिराजुद्दौला के अगेंस्ट. तो ये बैटल कहाँ होती है, प्लासी में. इस प्लेस है बंगाल में प्लासी, वहां पर ये जगह है, और इसी बैटल को हम कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 में लड़ी गई. यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव है और ये है सिराजुद्दौला, इनके बीच में वो लड़ी गई थी. एंड ये वन ऑफ द फेमस फाइट है और बैटल है जो हम आपको, ये जो मॉडर्न हिस्ट्री में आती है, और जिससे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल स्टार्ट होता है. मेन अभी तक तो ट्रेड ही चल रहा था, जो मेन इसका सिग्निफिकेंस जो है वो यही है. अब इस बैटल में रिजल्ट क्या रहता है, इसमें डिफीट हो जाती है नवाब की, नवाब हार जाता है. अब क्यों नवाब हारा, ही वॉज अ गुड रूलर, ही वॉज अ एबल रूलर. तो हार क्यों जाता है, वो हार इसलिए जाता है क्योंकि उसका जो कमांडर होता है इसमें वो होता है मीर जाफर. ये दिखाया हुआ बंदा मीर जाफर. मीर जाफर ने कभी लड़ाई लड़ी ही नहीं. जब आप लड़ोगे नहीं तो आप जीतोगे कैसे. वहां पे वो फोर्सेस उसके अंदर थी, लेकिन मीर जाफर को पहले ही रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कर लिया था, अपना सपोर्ट से उसको कन्विंस कर लिया था कि आप ये लड़ाई हमारी तरफ से लड़ोगे. आप भले आप उसके कमांडेंट हो, आप लड़ोगे ही नहीं, आप जानबूझ के सिराजुद्दौला को हरवा दोगे. और इसके बदले क्यों आप हरवाओगे, क्योंकि उसके हार जाने के बाद हम आपको नवाब बना देंगे बंगाल का. तो मीर जाफर को लालच आता है, उसको लगता है ठीक है तुम रूलर बन जाओगे, तुम नवाब बन जाओगे, तो इससे फायदा ही रहेगा. तो वो क्या करता है, वो वॉर को कभी लड़ता ही नहीं है, और फिर सिराजुद्दौला क्या होता है, उसकी फोर्सेस हार जाती हैं. तो अभी क्या होता है, सिराजुद्दौला हार गया है, मीर जाफर को नवाब बनाया जाएगा. बैटल ऑफ प्लासी में फेमस क्यों हुई, क्योंकि ये पहली मेजर विक्ट्री थी कंपनी जो इंडिया में जीती थी. इसके बाद से ही मेन रूल उनका स्टार्ट होता है. अभी तक जो चल रहा था ट्रेड था, ये था, थोड़ी बहुत कन्फ्रंट्रेशन थी एक दूसरे के साथ, पर ऐसी कोई मेजर कंट्रोल नहीं था. यहीं से उनका कंट्रोल स्टार्ट होता है इंडिया पे. इसीलिए बैटल ऑफ प्लासी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है मॉडर्न हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से, क्योंकि यही वो लड़ाई थी जिसमें ब्रिटिशर्स ने पहली बार इंडिया पे कंट्रोल किया, कोई लड़ाई जीती इंडियंस के खिलाफ. यही उसका सिग्निफिकेंस है. अभी हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि कैसे इस बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो हमारा ये इन्होंने रूलर बनाया नया नवाब, वो कौन सा इजीली, वो भी स्मूथली रूल नहीं कर पाएगा, कि कैसे उसके सामने दिक्कतें आएंगी. फिर कैसे बैटल ऑफ बक्सर होती है, और फाइनल बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिशर्स पूरे होलसेल रूलर बन जाते हैं यहाँ पे. कैसे वही फिर रूल करेंगे. अभी तक थोड़ा बहुत मतलब अभी जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होगी, और फाइनली फिर ब्रिटिश रूल हो जाएगा, फिर कंपनी यहाँ पे रूल करेगी. तो आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे. प्लीज आप इस वीडियो को देखें. अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.